अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। In the previous lecture, we have studied the international dependence revolution models, in which we have studied that how developing countries are catch up by the developed countries through dependence and dominance relationship. Then we have studied the three streams of thought about the international dependence revolution, that is new colonial dependence model, false paradigm model, and dualistic development thesis. These three streams of thought explain the same phenomena, that developing countries are in the state of developing, underdeveloped, due to the false policies policies adopted from the developed nations, due to the constraints of the developed nations. मीन्स इन अगर आप तीनों स्ट्रीम ऑफ थॉट की बात करें तो उन्होंने जो अंडर डेवलपमेंट की मेजर रीज़न बताई थी वो यही थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ डिपेंडेंस डोमिनेंस रिलेशनशिप के ज़रिए अटैच हैं। वही डेवलप्ड कंट्रीज़ इनकी पॉलिसीज़ बना रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको फॉलो कर रहे हैं। वही डेवलप कंट्रीज उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज उस लोन के ज़रिए आप ये कह लें कि एक सर्कल में जो है वो फंसे हुए हैं। सो वी हैव आल्सो स्टडीड द क्रिटिसिज्म ऑन दीज मॉडल्स कि ये मॉडल्स जो हैं ये तो एक हमारे वे प्रोवाइड कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्यों अंडर डेवलप्ड हैं, बट ये प्रोवाइड नहीं करेगा किस तरीके से वो इस सर्कल से किस तरीके से निकल सकते हैं, किस तरीके से जो है वो मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस बारे में थ्योरी जो है हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करती। However, today we are going to start the next theory of economic growth, that is new classical growth theory. That is new classical growth theory. According to the traditional new classical growth theory, output growth results from one or more of three factors. First one is increase in labor quantity and quality through population growth and education. Second one is increase in capital through saving and investment. And third one is improvements in technology. ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के मुताबिक ये जो हमने अगर हम क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी की बात करें तो जो हमने रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा था या हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल पढ़ा था वो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी थी, एंड दिस इज न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के मुताबिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये तीन मेजर फैक्टर पे जो है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज लेबर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मींस population growth and education, and second one is increase in capital through saving and investment, means सेविंग इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो कैपिटल जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगी। एंड थर्ड वन इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। So according to traditional new classical growth theory, these are the three factors that determine economic growth. Here is the difference between closed economy and open economy as highlighted by the traditional new classical economist. Closed economy with lower saving rates, other things being equal, grow more slowly in the short run.
than those with high saving rates and tends to converge to lower per capita income levels. And open economies, on the other hand, experience income convergence at higher levels as capital flows from rich countries to poor countries, where capital labor ratio are lower and thus returns on investment are higher. जैसे हमने अभी इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन में स्टडी किया कि जो अंडर डेवलप्ड इकानमीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से इस स्टेट में है। तो अगर हम कहें कि हम जो है वो उनसे कट ऑफ करके जो है वो डेवलप्ड हो जाएंगे या सरवाइव कर लेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ आल्सो इम्पॉसिबल। ओपन इकानमी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं, वो सेविंग ज़्यादा कर सकती हैं और उनके ज़रिए इनकम कन्वर्ट हो सकती है। जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग में फ़्लो होती है, इसी तरह से इनकम भी जो है वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग में फ़्लो होती है। जैसे जैसे अगर विद इन कंट्री बात करें तो अगर रिच रिच कोई है, रिचेस्ट पर्सन है, उनकी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो लेबर क्लास को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इनकम जो है वो फ्लो कर रही है टू फ्रॉम रिच टू पुअर। इसी तरह अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें तो डेवलप कंट्रीज से भी जो है जिस तरह टेक्नोलॉजी फ्लो करती है टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, इसी तरह इनकम भी फ्लो करती है टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्री। इसे हम कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, जिसमें कंट्रीज का इनकम गैप कम हो। मीन्स डैट इफ पुअर कंट्री ग्रोज फास्टर देन द रिच वन, दिस इज कन्वर्जेंस। The poor country grows faster than the rich one. This is convergence. So let's see how traditional new classical growth theory works. Here is some introductory point. Solo. This is also this model is also named as Solo model, Solo and Swan model as well. The Solo new classical growth model, in particular, represented the contribution to the new classical theory of growth and later earned Robert Solow the Nobel Prize in Economics. Solo growth model, if it differed from the Harrod-Domer formulation by adding a second factor, that is labor, and introducing a third independent variable, technology, to the growth equation. जैसे हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल में हमने ये स्टडी किया था हाउ saving and capital output ratio affects the GDP growth rate. And we have seen that saving directly affect to the GDP growth rate, while capital output ratio inversely affect the GDP growth rate. तो अगर उसको हम सोलो ग्रोथ मॉडल के साथ मींस ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल शामिल किया है, डेट इज लेबर। और दूसरा ये कि दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल शामिल किया है, डेट इज टेक्नोलॉजी, एज कंपेयर टू द हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल। So these are the major assumptions of solo growth model. ऑब्वियसली हमने जितने भी ग्रोथ मॉडल्स पढ़े हैं सब किसी ना किसी assumption पे बेस करते हैं। मे बी देयर आर नंबर ऑफ assumption लाइक लिवर्स टू सेक्टर मॉडल, उसमें हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा assumptions थी। So here are the some important assumption of solo growth model. First one is diminishing returns to capital. What do you mean by diminishing returns to capital? मीन्स जैसे जैसे हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो रिटर्न मिल रहे हैं वो डिक्लाइन होते हैं। मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो फर्दर जो है वो नेक्स्ट यूनिट से जो मिल रहे हैं वो डिक्लाइन हो रहे होते हैं। दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। Second one is constant return to scale. Maybe these assumptions was according to reality at that time when the theory was written. ये assumptions जो है रियलिटी के नज़दीक होंगी तब जब थ्योरी लिखी गई थी।
लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट है, वो हम क्रिटिसिज्म में जाके इसको क्रिटिसाइज करेंगे। सेकंड वन इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल? कोई बता सकता है आप में से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है? जी, कोई स्टूडेंट जाग रहे हैं, कोई सारे सोए हुए हैं? जाग रहे हैं सर। जाग रहे हैं। बताएं भाई, थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि हम जितना इनपुट में इजाफा करेंगे उतना ही आउटपुट में इजाफा हो जाए। दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डबल द इनपुट, आउटपुट विल आल्सो बी डबल्ड। 20% इनपुट में इजाफा किया, आउटपुट में भी 20% इजाफा हो गया। दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इसके मुकाबले में डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होगा? अगर इनपुट में इजाफा करें, आउटपुट में उससे कम इजाफा हो इजाफा ही, मतलब इनपुट में 100% इजाफा किया है, आउटपुट में लेस देन 100% इजाफा हो जाए, तो वो होगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर इसके मुकाबले में अगर हम इनपुट 100% बढ़ाएं बट आउटपुट जो है वो मोर देन 100% इंक्रीज हो जाए, तो वो होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि देयर इज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड थर्ड अजम्पशन इज एक्सोजनस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एक्सोजनस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोजनस? कोई बता सकता है एक्सोजनस क्या होता है? ये बेसिक टर्म्स हैं, यही नहीं आती तो अगर बेसिक टर्म नहीं आएंगी तो हम आगे क्या करेंगे? तो डिफिकल्ट एमसीक्यूज कैसे आएंगे? ये तो बेसिक टर्म्स है। एक्सोजनस मींस whose value is determined by from outside the model. There is no need to solve the model. Whose value is given or outside the model means independent variable. In simple words, you can say that it is independent variable. And इसके मुकाबले में एक्सोजनस वेरिएबल के मुकाबले में एंडोजनस वेरिएबल। एंडोजनस वेरिएबल whose value is determined by solving the model और इनसाइड द मॉडल, वो एंडोजनस वेरिएबल को लाएगा, जिस यहाँ आप सिंपल वर्ड्स में उसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एज ए एक्सोजनस वेरिएबल कंसीडर किया गया है, मींस एज ए एक्सोजनस वेरिएबल यूज किया गया है, आप एज ए गिवन वेरिएबल यूज किया गया है। किसी मॉडल को सॉल्व करके उसकी वैल्यू या टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, ठीक है, इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। सो these are the three major assumptions of solo growth model: diminishing returns to capital, constant return to scale, and exogenous technological progress. Solo growth model implies that economies will conditionally converge to the same level of income given that they have the same rates of saving, depreciation, labor force growth, and productivity growth. सोलो मॉडल डिफर सोलो ग्रोथ मॉडल कहता है कि इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज हो जाएगी टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। और कन्वर्जेंस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि इफ पुअर कंट्री ग्रोज फास्टर देन द रिच वंस, दिस इज कन्वर्जेंस। अगर उनका इनकम गैप कंट्रीज का कम होना शुरू हो जाए, दिस इज जो है यू कैन से दैट कन्वर्जेंस। Solo model differ from the Harrod-Domer model in the following respects: allows for substitution between labor and capital। अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो सिर्फ एक कैपिटल का वेरिएबल मीन सेविंग यूज हुआ था हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल पे। यहाँ पे हम उसके साथ साथ लेबर का वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं और इनमें सब्सटीट्यूशन भी अलाउ है, मींस लेबर कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन प्लेसमेंट ऑफ लेबर। assumes that there exist diminishing returns to these inputs। diminishing returns to capital जैसे हमने assume किया है कि जैसे जैसे हम कैपिटल इन्वेस्ट करते जाएंगे उससे जो रिटर्न्स है वो डिक्लाइन होते जाएंगे। एंड नो सच assumptions was made in case of Harrod-Domer growth model। एंड फाइनली इंट्रोड्यूसेस टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ इक्वेशन। अगर हम याद करें तो उसमें कैपिटल आउटपुट रेशो हेरोडोमा ग्रोथ मॉडल में यूज किया गया था, कैपिटल आउटपुट रेशो, और रिजल्ट उसके ये थे कैपिटल आउटपुट रेशो कम होगी तो उसे जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशो कम होने के पीछे लॉजिक क्या थी, वो क्यों कम होती है, उसके पीछे लॉजिक थी कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से कम होती है। However, he did not
Herodoma growth model did not explain the concept of technology. So, solo growth model used the concept of technology as an exogenous variable in the growth equation. So, this is the equation of solo growth model. Here you can see that y is the growth or income or output, y is output, sorry, or income, you can say that is equal to A stands for technology, K stands for capital, but here is using as a proxy of सेविंग के जरिए कैलकुलेट किया गया इसको, एंड एल हुज पावर इज 1 - अल्फा, प्रोडक्शन फंक्शन है आपके सामने, ये ए जो है वो टेक्नोलॉजी है, के की पावर अल्फा, के कैपिटल, एल लेबर, 1 - अल्फा, और ए जो है टेक्नोलॉजी है, के जो है वो सेविंग है, एल जो है वो लेबर ग्रोथ है, मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे यूज किया गया है। अगर इसके आप ग्रोथ फॉर्मूला देखें, डेल्टा वाई ओवर वाई, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं ऐसा, डेल्टा वाई ओवर वाई, डेल्टा वाई है चेंज इन इनकम, y2 - y1 डिवाइडेड बाय y1, दिस इज जीडीपी ग्रोथ रेट। किसी भी चीज का ग्रोथ रेट निकालना हो तो मैंने कहा था कि यही जनरल फार्मूला यूज होगा, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। इस तरीके से हम जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा वाई ओवर वाई, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया। आगे है डेल्टा ए ओवर ए, दैट इज टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ रेट, प्लस अल्फा डेल्टा के ओवर के, दिस इज सेविंग ग्रोथ रेट, 1 - अल्फा डेल्टा एल ओवर एल, दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। So in simple, you can say that traditional new classical growth model estimate that how saving growth rate, population growth rate, and technological growth rate affects the GDP growth rate. Affect the GDP growth rate. This is the basic theme of solo growth model. Solo growth model empirically estimate the impact of increasing saving rate, population growth, and technological progress on economic growth. Impact of increasing. So what are the findings of solo growth model? वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल ने कैसे इफेक्ट किया। इंक्रीज इन सेविंग, हाउ सेविंग अफेक्ट द जीडीपी ग्रोथ रेट इन द सोलो ग्रोथ मॉडल। सेविंग, गौर से सुनिएगा, सेविंग लीड्स टू इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ रेट, but this increase in GDP growth rate is temporary. Economy is get back to its previous equilibrium. Economy gets back to its previous equilibrium in the long run. और you can say that कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ है ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए इजाफा होगा, लॉन्ग रन में जो है वो इकोनॉमी अपने प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। मींस सेविंग लीड्स टू टेम्पररी इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ रेट इन द सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो मॉडल के मुताबिक सेविंग से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होता है, लेकिन ये इजाफा टेम्पररी है, शॉर्ट रन के लिए है। लॉन्ग रन में इकोनॉमी अपने प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। सेकेंडली, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द सोलो ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एडवर्सली इफेक्ट द जीडीपी ग्रोथ रेट। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा, ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एडवर्सली इफेक्ट द जीडीपी ग्रोथ रेट, मीन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ में इजाफा होता है तो इकोनॉमी जो है वो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जीडीपी ग्रोथ रेट उसका कम हो जाता है, बैकवर्ड आ जाता है काम। सो thirdly, technology in solo growth model, technology is the only variable which leads to persistent increase in GDP growth rate, which leads to persistent increase in
जीडीपी ग्रोथ रेट मींस कि अब जो जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा वो लॉन्ग रन के लिए है। अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है, तो उससे जो है प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, पर कैपिटा इनकम में इजाफा होगा, अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। एंड दिस इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट इज परसिस्टेंट ओवर टाइम बाय सोलो एंड स्वॉन मॉडल। अगर मैं इसको समिंग अप, Solo growth model estimated the impact of saving growth, population growth, and technological progress on GDP growth rate, and found that saving leads to increase in the GDP growth rate, but this increase in GDP growth rate is temporary. Economy gets back to its previous equilibrium in the long run. Secondly, population adversely affects the GDP growth rate, and thirdly, technological progress leads to the increase in GDP growth rate, and this increase in GDP growth rate is persistent over time. So these are the findings of solo growth model. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इकोनॉमी जो है वो सोलो ग्रोथ मॉडल के जरिए कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की मैंने डेफिनेशन आपको पहले बताई है कि कन्वर्जेंस ये है कि अगर कंट्रीज का इनकम गैप आपस में कम हो रहा हो तो वो कन्वर्जेंस है। इफ पुअर कंट्री ग्रोज फास्टर देन द रिच वन। इसी तरह और अगर रिच कंट्री जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा हो एज कम्पेयर टू पुअर वंस, तो दिस इज डाइवर्जेंस, क्योंकि इनकम में गैप में अगर इजाफा हो रहा है तो वो डाइवर्जेंस कहलाता है। राइट अ क्रिटिसिज्म ऑन सोलो ग्रोथ मॉडल। मैं यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म बल्कि खुद ही कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हम जब भी क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबसे पहले उसके अजम्पशंस पे स्टार्ट होते हैं। अजम्पशंस थी पहली, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। मैंने तब भी कहा कि जब थ्योरी लिखी होगी शायद ये अजम्पशन वैलिड हो, बट इन करंट टाइम पीरियड दिस अजम्पशन इज नो मोर रियलिस्टिक। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल मीन कि जैसे जैसे कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उसके रिटर्न्स डिमिनिश होंगे। बट देखने में आ रहा है, आप चाइना को देखें, यूएसए को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, तो जैसे जैसे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके रिटर्न्स में इजाफा हो रहा है। देयर इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, देयर इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू कैपिटल और कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल। कहीं कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल और कहीं इंक्रीजिंग रिटर्न टू कैपिटल। अब सेकंड अजम्पशन है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आप देखें यूएसए को देखें, आप जापान को देखें, आप चाइना को देखें कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बजाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है। हाँ, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होंगे जहां पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है। और फाइनली टेक्नोलॉजी को एज ए एक्सोजनस वेरिएबल जो है वो शामिल किया गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो देखा जाए तो वो एंडोजनस वेरिएबल है। दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से आएगी। टेक्नोलॉजी को एज ए गिवन वेरिएबल, एज ए एक्सोजनस वेरिएबल शामिल किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से इस बारे में इस थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया। सो टेक्नोलॉजी को एज ए एक्सोजनस वेरिएबल शामिल किया है जबकि वो एक एंडोजनस वेरिएबल है। सो दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट ऑन दिस थ्योरी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो यू आर फ्री टू आस्क। CR कोई स्क्रीनशॉट लेके बेटा आप ग्रुप में सेंड करते हैं पार्टिसिपेंट्स का, यहाँ तक कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग स्टडी, आप जब स्टडी कर रहे हो तब आपको जहन में कोई क्वेश्चन रेज होता है, तो आप तब भी ग्रुप में जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीजन इज दैट कि ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस है, मे बी यू आर फेसिंग ट्रबल, तो आप जो है वो जब स्टडी कर रहे हो तब भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टर्मिनोलॉजी समझ ना आ रही हो, तो आप यू आर फ्री टू आस्क। चाहे आप इंडिविजुअल मैसेज करके पूछ लें, चाहे आप जो है वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लें। सर क्लास में ना CR है ना GR। बेटा आप कर दें, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
ठीक है सर। एग्ज़ाम बेटा कैलेंडर के मुताबिक जो है वो आप बच्चा पूछ रहा है, एक एग्ज़ाम कैलेंडर के मुताबिक जो है वो फिफ्थ से स्टार्ट है, मतलब एक वीक है हमारे पास। अभी दो थ्योरी, एक बैलेंस ग्रोथ थ्योरी रहती है, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी रहती है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जब मर्जी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं।